मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व सीएम और वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने मंत्री इमरती देवी पर विवादित बयान देकर अपनी फजीहत करा ली। कमलनाथ को इमरती देवी आइटम लगती हैं, लेकिन ये इमरती देवी आइटम बॉम्ब बनकर कमलनाथ पर फूट गई हैं। बीजेपी ने कमलनाथ के इस बयान को मुद्दा बना लिया है। बीते दिनों शहर शहर कमलनाथ के खिलाफ मौन प्रदर्शन किया गया। हालांकि कल तक कोई भी कांग्रेस नेता ने कमलनाथ के बयान पर सफाई नहीं दी, लेकिन एमपी में उपचुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव से पहले ही कांग्रेस मिट्टी पलीत न हो जाए। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कमलनाथ के बयान पर सफाई दी है। राहुल गांधी ने कमलनाथ के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कमलनाथ ने किया वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। राहुल ने इस वाकये को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। राहुल गांधी ने कहा कि महिलाओं के प्रति हर स्तर पर हमारे व्यवहार को सुधार की जरूरत है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, बेसिक रिस्पेक्ट हो, सरकार, बिजनेस या किसी दूसरी फील्ड उनके स्पेस को लेकर हो। हमारी महिलाएं हमारा गौरव हैं और उनकी रक्षा होनी चाहिए। हालांकि कमलनाथ के बयान पर राहुल ने भले ही सफाई दे दी है, लेकिन कमलनाथ ने साफ कह दिया है कि वो अपने बयान पर माफी नहीं मांगेंगे। ये उनकी अपनी राय है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने सख्त रुख अपनाया है। रेखा शर्मा ने कहा कि कमलनाथ माफी मांगने की बजाय बेतुकी सफाई दे रहे हैं। ये उनके लिए शर्मनाक है। ऐसे बयानों से व्यक्ति के चरित्र का पता चलता है। उनकी पार्टी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि राहुल गांधी ने नाराजगी तो जाहिर की है, लेकिन देखना होगा कि कमलनाथ के खिलाफ पार्टी क्या कार्रवाई करती है। उधर बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है और उपचुनाव में कांग्रेस के खिलाफ इसका इस्तेमाल करेगी। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले कमलनाथ के ऐसे बयान से कांग्रेस को भारी नुकसान हो सकता है। महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस और वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी के चैनल के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। बीते दिनों रिपब्लिक ने बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया था कि अर्नब और रिपब्लिक को महाराष्ट्र सरकार फंसाने की कोशिश कर रही है। चैनल ने बाकायदा एक कांग्रेस प्रवक्ता का स्टिंग भी जारी किया था और इसके बाद मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार पर अर्नब ने कई आरोप लगाए थे। अब इस विवाद में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। रिपब्लिक टीवी ने दावा किया है कि महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस ने कोर्ट में स्वीकार किया है कि टीआरपी मामले में एफआईआर में चैनल का नाम नहीं है। दरअसल बंबई हाई कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट से गोस्वामी को गिरफ्तारी से संरक्षण देने की मांग की। इस पर महाराष्ट्र सरकार और पुलिस की ओर से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि आरोपियों में अब तक गोस्वामी का नाम नहीं है, इसलिए उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण देने का कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। सिब्बल ने कहा कि पुलिस ने टीआरपी मामले के सिलसिले में अब तक 8 लोगों को समन जारी कर उनसे पूछताछ की है। कोर्ट में कपिल सिब्बल के इन्हीं बयानों के आधार पर रिपब्लिक टीवी ने मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर निशाना साधा है। चैनल के एडिटर इन चीफ अर्नब ने सिंह के खिलाफ 200 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा किया है। आपको बता दें कि रिपब्लिक टीवी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस ने कोर्ट में ये बात स्वीकार ली कि टीआरपी मामले में दर्ज की गई एफआईआर में रिपब्लिक टीवी का नाम शामिल नहीं है। ऐसे में रिपब्लिक टीवी मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ और मैनेजिंग डायरेक्टर अर्नब गोस्वामी ने अपने कानूनी सलाहकार समूह फिनिक्स लीगल को निर्देश दिया है कि वो परमबीर सिंह पर 200 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएं। इसमें से 100 करोड़ अर्नब गोस्वामी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए और 100 करोड़ रिपब्लिक टीवी मीडिया नेटवर्क की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए है। वहीं मुंबई पुलिस फर्जी टीआरपी मामले के खुलासे के बाद अभी तक चुप्पी साधे हुए है। क्या मुंबई पुलिस ने अर्नब और उनके खिलाफ साजिश रची थी? ऐसे कई सवाल है जिसका जवाब मुंबई पुलिस कमिश्नर को देना होगा। भारत चीन के बीच सीमा विवाद पर कांग्रेस चीन की भाषा बोल रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भारतीय सैनिकों की तरफदारी के बजाय सीमा पर भारत को ही नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। गलवान घाटी में हुए हिंसक झड़प को लेकर भी राहुल के हालिया बयान पर सवाल उठे थे। विपक्ष के कई नेताओं ने राहुल गांधी को सोच समझकर बोलने की सलाह दी थी। उसके बाद राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन द्वारा दिए गए डोनेशन को लेकर भी कांग्रेस घिर गई थी। अब पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर चीन से जारी तनाव के बीच राहुल गांधी के 15 मिनट वाले बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी को 1962 में अपनी सलाह सुननी चाहिए थी, जब भारत ने चीन के साथ युद्ध के दौरान कई हेक्टेयर भूमि खो दी थी। उन्होंने कहा कि 1962 में कांग्रेस ने 15 मिनट में चीन को बाहर क्यों नहीं फेंका। दरअसल अमित शाह ने 7 अक्टूबर को हरियाणा में नए किसान कानून के खिलाफ एक रैली के दौरान पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत के बीच चल रही तनातनी के संबंध में राहुल गांधी की 15 मिनट वाले बयान पर जवाब दिया। आपको बता दें कि राहुल गांधी के बयान अगर हम सत्ता में होते तो 15 मिनट से भी कम समय में चीन को बाहर फेंक देते, पर अमित शाह ने कहा इसे 1962 में ही अप्लाई कर लेना चाहिए था। अगर वो 1962 में ही ऐसा कर लेते तो भारत अपने कई हेक्टेयर्स भूमि न खो दी होती। वहीं राहुल के 15 मिनट वाले बयान का अमित शाह ने जवाब देकर कांग्रेस को एक बार फिर आईना दिखा दिया है।
कि बीजेपी और पीएम मोदी पर आरोप लगाने से पहले राहुल कांग्रेस के इतिहास को उठाकर देख ले। क्यों चीन के साथ भारत की हार कांग्रेस के शासन काल में ही हुई है, लेकिन उस पर राहुल कुछ नहीं बोलेंगे। गौरतलब है, मोदी सरकार बनने से पहले 10 साल कांग्रेस की ही सरकार थी। तब गांधी परिवार चीन के साथ गुपचुप डील साइन कर रहे थे। ऐसे में सवाल है कि आज जब पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, तो क्या राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें कर देश को गुमराह नहीं कर रहे हैं? महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार की पोल खुल गई है। किसानों पर राजनीतिक रोटियां सेक कर सत्ता की मलाई खा रहे उद्धव सरकार के पास अब किसानों के लिए पैसे नहीं है। विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस और एनसीपी ने राज्य में किसानों पर खूब हाय तौबा मचाया, लेकिन सरकार बनने के बाद अब राज्य सरकार कह रही है कि वो कंगाल है और किसानों के लिए उनके पास पैसे नहीं है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र ऐतिहासिक आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और राज्य सरकार के पास राज्य में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए कर्ज लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पवार ने कहा कि राज्य के पास कर्ज लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पवार ने कहा कि राज्य ऐतिहासिक आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। दरअसल एनसीपी और कांग्रेस ने जिस मुद्दे को ढाल बनाकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार किया और कुछ सीटें जीतने में कामयाब रहे थे, वही मुद्दा अब राज्य सरकार को भारी पड़ रहा है। विधानसभा चुनाव के दौरान सतारा में शरद पवार ने एक जबरदस्त भाषण दिया था, जिसने बारिश और बाढ़ से बेहाल किसानों के मन को छू लिया। माना जाता है कि इन जिलों की कुछ सीटों पर बीजेपी को नुकसान हुआ था और एनसीपी फायदा उठाने में कामयाब रही थी। लेकिन ठीक 1 साल बाद राज्य के हालात फिर कुछ वैसे ही है। राज्य के सत्ताधारी महाविकास अघाड़ी गठबंधन के खिलाफ लोगों के अंदर भारी नाराजगी है। सीएम बनने के बाद उद्धव ठाकरे ने किसानों से बड़े बड़े वादे किए थे और किसानों के कर्ज माफी पर भी बड़ा बयान दिया था। हालांकि इतने दिन बाद उद्धव के वादे पूरे नहीं हो सके। ऐसे में किसान महाविकास अघाड़ी सरकार से नाराज है। वहीं अघाड़ी सरकार कह रही है कि उनके पास किसानों को देने के लिए पैसे नहीं है। तो बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर केंद्र सरकार द्वारा दिए फंड उद्धव ठाकरे कहां डकार गए। पंजाब में विधानसभा चुनाव होने में अभी वक्त है, लेकिन कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू अपनी पार्टी के खिलाफ माहौल तैयार करने में जुटे हैं। सिद्धू और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर के बीच वर्चस्व की लड़ाई जारी है। पिछले दिनों लंबे समय बाद कांग्रेस के मंच पर सिद्धू की वापसी हुई थी, लेकिन मंच से ही नवजोत सिंह सिद्धू ने अमरिंदर पर ही निशाना साधा। सिद्धू के भाषण से पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत भी बेहद नाराज हुए थे। उन्होंने इसके बाद साफ कहा था कि सिद्धू के पंजाब कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। हालांकि सिद्धू मन बना बैठे हैं कि वो अमरिंदर के खिलाफ माहौल बनाते रहेंगे। एक बार फिर कांग्रेस नेता ने अपनी ही पार्टी को निशाने पर लिया है। पंजाब सरकार केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में एक विधेयक पेश करने की योजना बना रही थी, लेकिन सिद्धू ने इस मुद्दे को लेकर अपनी ही पार्टी को निशाने पर लिया। कांग्रेस नेता सिद्धू ने कांग्रेस सरकार की फसल खरीद मॉडल की आलोचना की। सिद्धू ने एक वीडियो के जरिए कहा है कि पंजाब सरकार के पास फसलों की खरीद का मॉडल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि आज पंजाब में गेहूं और चावल के अलावा किसी दूसरे फसल की सरकारी खरीद का मॉडल नहीं है, न ही हमारे पास भंडारण क्षमता और विपणन क्षमता है। आज केंद्रीय गोदाम खाली हैं। ये दूसरी बार है जब सिद्धू ने अपनी ही पार्टी पर इस मुद्दे को लेकर हमला किया। सिद्धू और कांग्रेस के अनबन के बीच पंजाब बीजेपी प्रभारी ने बयान दिया था कि सिद्धू 2022 में होने वाले चुनाव में बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार होंगे। वहीं बीजेपी और अकाली दल का साथ भी छूट चुका है। एक बार सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने कहा था कि अगर बीजेपी अकाली दल से अलग हो जाती है तो सिद्धू की वापसी हो सकती है। तो क्या माना जाए सिद्धू बीजेपी में शामिल होने के लिए कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।